Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature. तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो इससे देखिए दो तरह का क्वेश्चन जो है सो अधिकतर देखने को मिलता है हमारे यूजी और पीजी एग्जाम में। फर्स्ट है राइट ए नोट ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री, हु वेयर द मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स। दूसरा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये कभी कभी 5 नंबर वाले सवाल में भी आता है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो मेटाफिजिकल पोइट्री बिगेन इन द जेकोबियन एज, इन द लास्ट स्टेज ऑफ एज ऑफ शेक्सपियर। अब देखिए शेक्सपियर के लास्ट स्टेज में ये शुरू होता है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ए जेनरा ऑफ पोइट्री एमर्ज्ड इन 17th सेंचुरी। ये कब एमर्ज होता है? 17th सेंचुरी में एमर्ज होता है। द टर्म मेटाफिजिकल और मेटाफिजिक्स इन पोइट्री इज द फ्रूट ऑफ रेनेसा। ये रेनेसा का फ्रूट है। उस समय आप लोगों को पता होगा कि रेनेसा चल रहा था, सारे जो है सो ओल्ड को फॉलो कर रहे थे और पुनर्जागरण हो रहा था। तो उस चीज के बारे में ये यहाँ ये पोइट्री इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। अब देखिए मेटा, मेटा मीन्स क्या होता है? बियॉन्ड। एंड फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स फिजिकल, नेचर। तो मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स पोइट्री डेट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेज। पोइट्री जो कि बियॉन्ड जाता है फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेज, सेंसेज के बियॉन्ड जो जाता है उसको, एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है। उस समय दो तरह की पोइट्री चलती थी, पहला थे ये मेटाफिजिकल, दूसरा थे कैवेलियर। तो मेटाफिजिकल पोइट्स को रिलीजियस पोइट्स भी माना जाता है क्योंकि वो ज्यादातर रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे। वहीं कैवेलियर पोइट्स जो थे वो सेंसुअल पोइट्री लिखते थे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो द टर्म मेटाफिजिकल वाज कॉइन किसने किया था? इन्होंने सैमुअल जॉनसन ने इन्होंने इसे कॉइन किया था। who criticized the poets for their unnaturalness and obscurity। उन्हें अननेचुरल और ऑब्सक्योरिटी के लिए क्रिटिसाइज किया था। जॉर्डन इन लोगों का लीडर था, मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडर जॉर्डन था, एंड फाउंडर भी यही था, लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। ड्राइडन, ड्राइडन ये सबसे पहले कब यूज करता है? जॉन के लिए। ड्राइडन यूजेस फॉर जॉर्डन, हु सेड जॉर्डन, जॉर्डन के बारे में इन्होंने क्या कहा? ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर, सिर्फ उन्हें सटायर में ही नहीं बल्कि एमोरस वर्सेस मतलब लव पोइट्री में भी, वेयर नेचर ओनली शुड रेन एंड परप्लेक्स द माइंड ऑफ द फेयर सेक्स विथ नाइस स्पेकुलेशन ऑफ philosophy when he should engage their hearts and entertain them with the softness of love। तो ये बातें इन्होंने जॉर्डन के बारे में बोली है, और फिर ये अब्राहम कॉले के बारे में भी बोलते हैं कि अब्राहम कॉले उन्हें कॉपी करते हैं। एमॉन्ग अदर मेटाफिजिकल पोइट्स, अब और कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स है? अब्राहम कॉले हो गए, हेनरी वैगन हो गए, रिचर्ड कैटशो हो गए, एंड्रू मार्वल हो गए, एंड जॉर्ज हर्बर्ट हो गए। तो अब हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री जानी जाती थी कंसीट के लिए। कंसीट, ये यानी कंसीट होता क्या है? तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, फॉन्डनेस ऑफ कंसीट इज ए मेजर कैरेक्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। कंसीट के लिए जो उनका लव था वो एक मेजर कैरेक्टर था मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए। ए मेटाफिजिकल कंसीट इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर दैट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री के कंपैरिजन पे होता था। तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है कंपैरिजन करना, किसी चीज को किसी से कंपेयर करना। जैसे कि ही वाज अ लायन इन बैटलफील्ड, तो यहाँ पे लायन की जो वीरता है, लायन का जो साहस है, उससे कंपेयर किया गया है एक इंसान को। तो उसी तरह ये लोग कंपेयर करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंड इलाबरेट कंपेरिजन रहता था इनका। देखिए, दैट ड्रॉज पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स। अब वो देखिए, यह लायन और कोई आदमी का जो ब्रेवरी है वो कंपेयर किया जा रहा था, तब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कंपेयर करते थे? एकदम अजीब गरीब चीजों के साथ ये कंपेयर करते थे।
often using surprising and unconventional imagery to illustrate a point or convey a deeper meaning. अपने पॉइंट को कन्वे करने के लिए, डीपर मीनिंग कन्वे करने के लिए वो अनकन्वेंशनल इमेजरी को यूज करते थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग सॉरी The most striking and famous one used by Donne is the comparison of a man who travels and his beloved who stays at home to a pair of compass. अब कंपास के साथ उन्होंने कंपेयर किया है कि एक पेयर जो है सो तो घर में रहती है, कि यानी कि जो उसकी लवर है, जो उसकी वाइफ है, वो घर में रहती है, और एक पेयर क्या करता है, वो घूमते रहता है, वो वर्ल्ड में ट्रेवल करते रहता है. तो इसके साथ कंपेयर किया गया है कंपास के साथ. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने वो कोट भी किया है. पोयम का नाम है ए वेलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग. इफ दे बी टू दे आर टू सो as stiff twin compass are two, the sole fixed foot makes no show to move but doth if the other do. मतलब एक वहीं रहेगा और एक घूमते रहेगा, और बाद में लास्ट में जब उसका काम खत्म हो जाएगा, जब उसका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर एक जगह पे मिल जाएंगे, फिर एक जगह पे आ जाएंगे. तो ये इनका इसका मतलब हो गया. नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है वो है विट एंड पैराडॉक्स. विट आप लोगों को पता है, यूजिंग लैंग्वेज क्लेवरली. ठीक है, इट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यूज ऑफ पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट और क्लेवर विटी लैंग्वेज टू इंगेज द रीडर्स इंटेलेक्ट. तो ये रीडर को इंटेलेक्ट को चैलेंज करने के लिए, उनके इंगेजिंग रखने के लिए अलग अलग चीज़ों को वो लाते थे अपने जो पोइट्री है उसमें, अपने जो वर्सेस फ्रेम करते थे उसमें वो जा करके डालते थे. देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है. तो द एक्सटेसी एक पोयम है जॉन डन की, बहुत ही फेमस. वहाँ पे इन्होंने यूज किया है बिलीफ ऑफ बर्ड ब्लड containing certain spirit which acts as intermediary between soul and body. ठीक है, यहाँ ये 2 बार लिखा गया है गलती से, आप लोग इसे एक बार हटा देंगे. ठीक है, तो देखिए लाइंस क्या है. एज आवर ब्लड लेबर्स टू गेट स्प्रिट एज लाइक सोल एज इट कैन बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू नीड दैट सटल नॉट विच मेक्स अस मैन. तो एक बहुत ही खूबसूरत तरह से यहाँ पे इन्होंने अपने लैंग्वेज को यूज किया है विट और पैराडॉक्स दिखाने के लिए. डिलाइट इन नॉवल थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये एक अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इनका, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. द मेटाफिजिकल पोइट डिजायर टू से व्हाट दे होप्ड हैड बीन नेवर सेड बिफोर. मतलब वो कुछ इस तरह से पोइट्री कहना चाहते थे, उस तरह से पोइट्री करना चाहते थे जैसा पहले कभी हुआ नहीं हो. दे केयर टू बी सिंगुलर इन देयर थॉट, वो अपने थॉट में यूनिक होना चाहते थे, उनके जैसा पहले कोई नहीं. एंड वेयर केयरलेस टू देयर डिक्शन, तो अपने डिक्शन पे ज़्यादा, डिक्शन मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड पे ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते थे. दे हैड देयर ओन थॉट एंड वर्कड आउट देयर ओन मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग देम, उनका अपना एक अलग थॉट होता था और वो उसी को एक्सप्रेस करते थे. देखिए सर वाल्टर स्कॉट इसके बारे में क्या कहते हैं. दे प्लेड विथ देयर थॉट्स एज दे एज द एलिजाबेथन हैड प्लेड विथ वर्ड्स. तो उन्होंने अपने थॉट्स के साथ वैसे ही प्ले किया जैसे कि एलिजाबेथन पोइट्री में सब अपने वर्ड्स के साथ प्ले कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फार फेज्ड इमेजरी. अब फार फेज्ड इमेजरी क्या होता है. फार फेज्ड इमेजरी इज इन मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स यूजिंग इमेजेस और कंपैरिजन दैट आर वेरी अनयूजुअल, सरप्राइजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फार फेज्ड मतलब बहुत दूर का जो रहता है ना, मतलब कि एक ऐसा चीज को यूज करना जो कोई सोचेगा कि नहीं, वो कि ऐसे के बीच चीज के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है. जैसे कि डन का एक पोयम है द फ्ली. अब वो क्या करते हैं, देखिए पहले पोयम्स की लाइन देखते हैं. एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड, बी thou knowest that this cannot be said a sin or shame nor loss of maidenhead. तो देखिए डन कंपेयर्स
The mingling of blood within a flea after it bites both the speaker and his lover to the act of physical union. अब इसको मैरिज बेड के साथ वे कंपेयर कर रहे हैं, एक जो है फ्ली का काटना को, ठीक है, ए हाईली अनकन्वेंशनल मेटाफर फॉर देयर रिलेशनशिप। अब ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल मेटाफर है कि कोई ऐसा क्यों कैसे कंपैरिजन कैसे कर सकता है, ठीक है। वो एक फ्ली को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मैरिज बेड दिखा रहे हैं उससे, कि जब फ्ली जो है सो एक बार मेल को काटता है एक बार फीमेल को काटता है, तो वो क्या कर रहा है, और दोनों का ब्लड यूनाइट हो जाता है, जैसे कि दोनों बॉडी जब फिजिकल यूनियन होती है तो वो यूनाइट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सक्योरिटी। Security में in the task to trying to find the verbal equivalent for states of mind and feeling, the metaphysical poets made themselves difficult to understand. Obscurity मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। अब देखिए कॉलरिज ने इसके बारे में क्या कहा है। कॉलरिज आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस रोमांटिक एज पोइट्स हैं। The style of metaphysicals in the reverse of that which distinguishes too many of our most recent, the one conveying the most fantastic thought in most correct language. अब ये लोग ना लैंग्वेज करेक्ट करते थे, वही इन्होंने बोला कि ना लैंग्वेज करेक्ट यूज करते थे, ना ही डिक्शन करेक्ट यूज करते थे। द अदर इन द मोस्ट फैंटास्टिक लैंग्वेज कन्वेइंग द मोस्ट ट्रिवियल थॉट्स। और अगर वो लोग यूज करते भी थे लैंग्वेज अच्छे, तो उसमें बहुत ही ट्रिवियल थॉट को वो कन्वे करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग। तो मेटाफिजिकल पोइट्स वे हाईली एजुकेटेड थे, ये अपने मेटाफर सिमली अलग अलग फील्ड से उठाते थे, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो सैमुअल जॉनसन क्या लिखते हैं, द मेटाफिजिकल पोइट्स वेयर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल इंडेवर। तो वे अपने लर्निंग को दिखाना चाहते थे, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखी कि यहाँ पे जो है सो वो है, ये देखिए मैरिज बेड को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जो है सो कंपास को कैसे कंपेयर किया जा रहा है। तो ये ऐसी चीजों को उठाते थे कि अगर आपको वो चीजें समझनी है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उन चीजों को उठाते थे, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट इनका है कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। कोलोक्वियलिज्म मतलब क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा का यूज करना, उसे कोलोक्वियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वे कैसे यूज करते हैं, फॉर गॉड से होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई स्ले एंड माई गॉड, माई 5 ग्रे हेयर्स एंड ruined fortune fault। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये लैंग्वेज जो है सब कलेक्चुअल है, जैसे हम लोग आम भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये लाइंस ली गई है जॉन डन की पोयम कैनोनाइजेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूजन ऑफ पैशन एंड थॉट। The metaphysical poetry is a blend of passion and thought. T.S. Eliot thinks that passionate thinking is their chief mark ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो पैशनेट थिंकिंग जो है सो चीफ मार्क थी किसकी, मेटाफिजिकल पोइट्री की, कि वो बहुत पैशनेट होके सोचते थे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया है, उससे आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देयर इज एन इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ इमोशन इन डंस पोइट्री। उनके पोइट्री में इंटेलेक्चुअल एनालिसिस होता था। अगर आपके पास उतना इंटेलेक्चुअल है तभी आपको वो पोइट्री समझ में आएगी। दो एवरी लिरिक्स अराइजेज आउट ऑफ सम इमोशनल सिचुएशन, जबकि जितना भी लिरिक्स है वो एक इमोशनल सिचुएशन से निकल के आया है। इमोशन इज नॉट मेयरली एक्सप्रेस्ड, रेदर इट इज एनालाइज। इमोशन जो है सो एक्सप्रेस नहीं किया जाता था बल्कि इसे एनालाइज किया जाता था। तो ये इनका जो होता है ना फ्यूजन ऑफ पैशन भी था, मतलब वो किस पैशनेट फीलिंग के साथ है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थॉट लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए डन की एक पोयम है वेलिडिक्शन फॉरवेडिंग मॉर्निंग, इससे एग्जाम्पल लिया है मैंने। सोल लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, नो फियर फ्लड्स सॉरी नो टीयर फ्लड्स नॉर साइड टेम्पलेट मूव, स्वेयर
profanation of our joys to tell the lady our love। तो ये पोइट्री आप इसके दिखाने के लिए कोट कर सकते हैं। ए वेलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग से है ये लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सटायर एंड आयरनी। तो मेटाफिजिकल पोइट्री सटायर और आयरनी भी अपने वर्क में यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि कैनोनाइजेशन में है, देयर इज सटल आयरनी एज ही स्पीक्स टू द फेवर्ड परस्यूट ऑफ पीपल, द लस्ट फॉर वेल्थ एंड फेवर। देखिए, टेक यू ए कोर्स, गेट यू ए प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा आयरोनिकल है। सब चीज़ों को मैं अगर डीप में समझाने लगूंगा तो होगा क्या, लेक्चर लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं जो है सो नोट्स आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप लोग इसे आराम से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन उनके पोइट्स हैं और उनके वर्क्स देखने वाले हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आते हैं जॉन डन, जो कि फाउंडर है इस स्कूल के, ठीक है, मेटाफिजिकल स्कूल के फाउंडर है। इनका वर्क्स क्या क्या है, इनका वर्क्स इंक्लूड करता है अलग अलग जॉनर, जैसे सटायर, सॉन्ग्स, सोनेट्स, एलेजी एटसेट्रा, ठीक है। अब इनके पोइट्री को जो है सो सारे पब्लिश हुए थे इनके मरने के बाद 1633 में, और इनकी डेथ हो जाती है 1631 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इनके लाइफ स्पैन से देख रहे हैं। इनके पोइट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है एमोरस पोइट्री, यानी कि लव पोइट्री, वाज रिटन इन हिज ब्रिलियंट एंड टर्बुलेंट यूथ। जब वो जवान रहते हैं, अपने यूथ में रहते हैं, तब ये पोइट्री उन्हें लिखते हैं। और लव पोएम इनका क्या क्या इंक्लूड करता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स आर इंटेंस एंड सटल एनालिसिस ऑफ मूड ऑफ ए लवर एक्सप्रेस्ड इन विविड एंड स्टैटलेटिंग लैंग्वेज। अब इनके बेस्ट नोन लव पोएम्स कौन है, एरी एंड द एंजल्स एंड नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लुइस, यहाँ पे सेंट होगा, ठीक है, सेंट लुकीज डे, ए वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड एक्सटेसी। नेक्स्ट हम आते हैं इनके रिलीजियस पोएम्स पे। तो इनके रिलीजियस पोएम जो है सो होली सोनेट्स इंक्लूड करते हैं। ये जो है सो गॉड के बहुत ही फन बिलीवर थे, और उनको जो है से बहुत सारी इन्होंने पोइट्री डेडिकेट की है गॉड को, ठीक है। तो इन उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पोएम है ए हैम टू द गॉड द फादर। नेक्स्ट हम लोग को देखने की मिलती है इनकी सटारिकल पोएम्स, ठीक है। डॉन रोड सटायर सच एज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। अब हमारे जो नेक्स्ट पोइट है वो है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट जो है सो एक कंटेम्प्रेरी रहते हैं, डन के पीरियड के ही है, एंड पोजेस्ड ए डीप रिलीजियस सेंसिबिलिटी दैट परमिटेड हिज पोइट्री, दैट परमिटेड हिज पोइट्री, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले इनका पोएम कौन कौन है, तो द कॉलर है एंड द पुली है, ये इनके दो इंपॉर्टेंट पोएम है, और जिसमें वे क्या इम्ब्यूड करते हैं, स्पिरिचुअल फेवर, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फेथ, डाउट एंड डिवाइन लव। अब देखिए, ये तीनों जो है, फेथ कि गॉड पे आपको फेथ है या नहीं है, ठीक है। फिर डाउट, कभी कभी क्या होगा, हमको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डाउट रहता है कि गॉड है या नहीं है। और डिवाइन लव, जब जो भक्ति हो गया, उसके बारे में इनकी पोयम है, ठीक है। हिज इंटीग्रेट यूज ऑफ इमेजरी एंड रिलीजियस सिंबलिज्म कैप्टिवेटेड रीडर्स with its emotional depth एंड स्पिरिचुअल रेजोनेंस। तो वे जो इमेजरी यूज करते हैं, जो सिंबोलिज्म यूज करते हैं, वो रीडर को इंटैक्ट रखता है, उससे जुड़ा हुआ रखता है, इमोशनल डेप्थ को, स्पिरिचुअलिटी को मतलब डीपर लेवल पे समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पोइट है वो है एंड्रयू मार्वल, ठीक है। ये जो लेट फिगर इन मेटाफिजिकल पोइट्री इमर्ज्ड एज ए पोइट नॉन फॉर हिज वर्सेटैलिटी एंड पॉलिटिकल राइटिंग। तो ये पॉलिटिकल राइटिंग भी करते थे साथ साथ, ठीक है। इनका फेमस पोएम जो है वो है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, जो कि मास्टरपीस है। अभी जो है सो बहुत सारा थियोरी और क्रिटिसिज्म जो है सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके एग्जाम्पल में ये पोइट्री का यूज होता है, इस पोएम का यूज होता है।
इसमें क्या क्या है? ब्लेंडिंग विट, इंटेलेक्ट एंड सेंसुअलिटी, प्रेजेंटिंग ए कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट फॉर सीजिंग द फ्लीटिंग मूवमेंट ऑफ लाइफ। इसके अलावा इनके जो और क्या क्या पोयम है, एक है द गार्डन, द बर्मुडाज, अपॉन एपल्टन हाउस एंड हॉरेटियन ओड। तो ये हॉरेटियन ओड के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे, होरेसियन ओड के लिए, ठीक है। एंड होरेसियन ओल्ड ओड अपॉन क्रॉमवेल। आप लोगों को पता होगा कि क्रॉमवेल उस समय रिटर्न आता है आयरलैंड से, तो उसके बारे में इन्होंने एक ओड लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा हेनरी वैगन। तो हेनरी वैगन जो है सो 1621 में इनका जन्म होता है। एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ नेचर, नेचर स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन सोल के बारे में ये लिखते हैं। तो इनका जो फेमस वर्क है, एक है द रिट्रीट एंड द रीजनरेशन। इसके अलावा जो है इनका वर्क जो है सो वो है द वर्ल्ड, पीस एंड द नाइट। इनका पोयम थोड़ा सा मिस्टिकल रहता था। अगर आप लोग इसके पोयम पढ़िएगा तो थोड़ा सा मिस्टिकल एक्सपीरियंस आपको होगा, और साथ ही साथ ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे जो पोइट है वो है रिचर्ड कैरसो। तो इनके जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है वो है द फ्लेमिंग हार्ट एंड द विपर, जो कि डिस्प्ले करते हैं डिवोशन एंड फेवरेंट रिलीजियस इमेजरी। ये सारे के सारे आपको जो मैक्सिमम मेटाफिजिकल पोइट्स मिलेंगे वो रिलीजियस नेचर के मिलेंगे, वो रिलीजियस पोइट्री ज़्यादा करते थे, जबकि कैवेलियर पोइट्स जो है वो जो आपके सेंसुअल पोइट्री लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब्राहम कोले। अब्राहम कोले वाज born in 1618, ब्लेंडेड क्लासिकल इन्फ्लुएंस। अब ये क्लासिकल इन्फ्लुएंस को मेटाफिजिकल थीम्स के साथ ब्लेंड करते हैं अपनी पोइट्री में, ठीक है। इसके वर्क है सच एज द मिस्ट्रेस एंड कैरियोनिटिक्स, देन द डेविडीज, ओड अपॉन विट एंड ऑफ एग्रीकल्चर। और जो कि क्या इनकम्पास करता है इनके पोएम्स, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग रेंज ऑफ सब्जेक्ट इनके इनकम्पास करते हैं, फ्रॉम लव टू पॉलिटिक्स, शोकेसिंग हिज वर्सेटैलिटी एज ए पोइट, जो कि इनके वर्सेटैलिटी को शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी जो एफर्ट है वो छोटी सी वो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों का भी हेल्प करें, ताकि उन्हें भी एक अच्छे क्वालिटी की नोट्स मिल सके, ताकि वे लोग अपने एग्जाम को अच्छे अंकों से पास कर सके। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।